नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क। इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टॉ। अब बल आघूर्ण कहते किसे हैं? देखिए दोस्तों, जब स्थानांतरीय गति के दौरान किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन होता है तो जो राशि भौतिक अवस्था में परिवर्तन करती है, मतलब जो स्थिति वेग या दिशा में परिवर्तन करती है, उसे हम बल कहते हैं। और जब घूर्णन गति के अंदर पिंड की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं बल आघूर्ण। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बल आघूर्ण कहा जाता है। हम बल आघूर्ण को इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है उसे ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। ये घूर्णन गति में ही लगता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है इसकी परिभाषा, इससे रिलेटेड हम सूत्र देखेंगे, मात्रक विमाएं देखेंगे। देखिए कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, आरोपित बल का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है दोस्तों, उसी को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। बल आघूर्ण किसके तुल्य होता है? इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसको टॉ से प्रदर्शित किया जाता है, टॉ से लिखा जाता है। इसे आप समझेंगे, इसका सूत्र फॉर्मूला क्या है। हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये हमारे पास में कार्तीय निर्देश तंत्र है और कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और यहां से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, मतलब आर वेक्टर इस तरफ है, यहां पर कोई पार्टिकल स्थित है, कोई कण मौजूद है दोस्तों। और ये जो पार्टिकल है, जैसे हम यहां पर जेड एक्सिस ले लेते हैं इस बोर्ड के तल के लंबवत, इस तरीके से ये इसकी घूर्णन अक्ष हो जाएगी। और इस पार्टिकल के ऊपर एक बल लग रहा है एफ। इस पर बल कितना काम कर रहा है दोस्तों? एफ बल काम कर रहा है। एफ बल यहां पर लग रहा है। इस पार्टिकल के ऊपर बल लग रहा है, वो है एफ। इस बिंदु को हम ओ नाम दे देते हैं, इसको हम पी नाम दे देते हैं कि कण है वो बिंदु पी पर मौजूद है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि मैं इस आर को आगे बढ़ाऊं तो ये आर की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होती है, आर केप इस दिशा में होता है। आर केप और जो आरोपित बल है उनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो पार्टिकल है वो इस जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट, या जो घूर्णन अक्ष है जो बिंदु ओ से होकर गुजर रही है उसके रेस्पेक्ट लग रहा है। तो इस आघूर्ण को ही, जिसके कारण से घूर्णन गति कर रहा है, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल की वजह से यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं दोस्तों। मतलब जो उसकी अवस्था है उसमें परिवर्तन करने वाला जो कारक होता है उसको बल आघूर्ण कहा जाता है दोस्तों। बल आघूर्ण को हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, कोई भी एक बल, यहां पर सिर्फ एक ही बल काम कर रहा है, तो बल और बल की घूर्णन अक्ष से जो सीधी दूरी या लंब दूरी होती है उसी को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण का जो मान है दोस्तों, वो बल के परिमाण
बल आघूर्ण की जो वैल्यू है वो बल के परिमाण, बल का परिमाण, परिमाण का मतलब है कि बल की जो वैल्यू है उसमें धनात्मक ऋणात्मक से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, परिमाण लेकर चलना है। परिमाण और बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इन दोनों का जो गुणनफल होता है दोस्तों उसी को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को दोस्तों यहां पर हम टो से प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित किया जाता है। बल का परिमाण, बल के परिमाण को हम यहां पर एफ से लिख दें, बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए दोस्तों, जो आरोपित बल और घूर्णन अक्ष है उन दोनों के मध्य की जो सीधी लंबवत दूरी है, इसको यदि मैं पीछे बढ़ाऊं, इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो इस तरीके से डॉटेड लाइन के द्वारा हम इसे दिखा सकते हैं। पीछे की ओर बढ़ाने पर इस तरीके से हमें ये इस बल की क्रिया रेखा प्राप्त होती है। अब घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर हम लंब डालेंगे। यहां पर इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है दोस्तों वो 90 डिग्री होना चाहिए, और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं टी। इसको मैंने यहां पर नाम दे दिया है दोस्तों टी। तो ये O से लेकर जो टी तक की दूरी है वो है घूर्णन अक्ष से बल की लंबवत दूरी, सीधी दूरी हम कह सकते हैं। तो यहां पर टो बराबर आ जाएगा F इंटू ओ टी। तो हमें ओ टी यहां से चित्र से डायग्राम की सहायता से फाइंड आउट करना है। हमें एंगल दे रखा है थीटा, और इस एंगल थीटा की सहायता से हम ओ टी का मान फाइंड आउट करते हैं। चित्र में देखिए दोस्तों क्या है, चित्र से देखिए ये वाली भुजा हमें पता है R है, ये हमें ज्ञात करना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो गई हमारे पास में कर्ण, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी दोस्तों थीटा। तो इसके सामने वाली ये भुजा हो गई हमारे पास में लंब। तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध हम जानते हैं, त्रिकोणमितीय संबंध होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बट्टे में कर्ण। इस डायग्राम में आप देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा है लंब, तो लंब यहां पर है ओ टी। फिर हम बात करते हैं कर्ण की, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो वो है O से लेकर P तक। तो हमारे पास में यहां से ओ टी बराबर क्या निकल कर आएगा, ओपी साइन थीटा, ओपी साइन थीटा। और जो ओपी है उसका मान कितना है दोस्तों, चित्र से ही देख लीजिए। ओपी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है आर, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास में ओटी का मान निकल कर आ जाएगा। ओटी कितना है इस ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से ओटी बराबर हमारे पास में आ गया आर साइन थीटा। तो इस ओटी का मान उठाकर यदि हम यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, टो इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास में आ गया है टो का फॉर्मूला, सूत्र बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ चुका है एफ इंटू आर साइन थीटा। यदि इसको सदिश रूप में लिखें तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने का तरीका देखिए दोस्तों, टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। दो सदिशों का ये सदिश गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त होती है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से। तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो टो बराबर आर एफ साइन थीटा होता है। तो यहां पर इस टो एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के लंबवत होती है। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों इस तल में होते हैं, इस तल के ठीक लंबवत दिशा में हमारे पास में टो की डायरेक्शन होगी आर से एफ की ओर। दोस्तों इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक नियम है जिसको हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे,
जैसे आपके पास में ये कोई दो सदिश हैं ए वेक्टर और ये है कोई दूसरा सदिश बी वेक्टर, ये यहां पर एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इसके लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। देखिए किस प्रकार से रखना है, क्या है नियम सुन लीजिए कि जो अंगुलियां हैं वो इस अंगूठे के लंबवत होनी चाहिए, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। वो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखिए क्या है कि अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर रखेंगे तो जो अंगूठा है वो इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल का जो सदिश प्राप्त होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बताएगा। तो ये ए है, ये बी है, तो अंगुलियां मैंने ए से बी की ओर की, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन मेरे अंगूठे की दिशा में, अर्थात इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर मैं इसे दिखा सकता हूं, इसके और इन दोनों की ही लंबवत होती है दोस्तों, दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। तो ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। यदि आप यहां पर देखेंगे कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन, तब आप अंगुलियों को इस तरीके से रखेंगे, बी से ए की ओर करेंगे, अब की बार जो अंगूठा है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, तत्पश्चात जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन है वो अंदर होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो सदिश गुणा से ये फर्क पड़ जाता है दोस्तों, आगे पीछे लिखने से ये फर्क पड़ जाता है। तो यहां पर भी आप ध्यान रखें, टो वेक्टर इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इनको आगे पीछे लिखना गलत हो जाएगा, तो पहले आर ही लिखें बाद में एफ ही लिखें, और टो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास में टो का फॉर्मूला आ गया है आर एफ साइन थीटा या आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब मैं यहां से इस थीटा की वैल्यू को आपको बताऊंगा, तो टो के हमारे पास में अलग अलग मान प्राप्त होंगे। कुछ हम इस टो के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, हमारे व्यवहारिक जीवन में जो एग्जाम्पल्स प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर टो की जो वैल्यू है, टो थीटा का जो मान है वो अलग अलग पुट करता हूं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, पहली कंडीशन हमने ले ली, जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो टो का मान भी हमारे पास में 0 आ जाएगा। टो बराबर भी दोस्तों कितना आ जाएगा, 0। थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0 का मान 0, टो का मान 0 आ जाएगा। अर्थात जब दोनों एफ और आर एक ही दिशा में होते हैं तब इस पर कोई बलाघूर्ण काम नहीं करेगा, जो पार्टिकल है वो घूर्णन गति नहीं करेगा, उस स्थिति में टो की वैल्यू है वो 0 रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 1, और टो का जो मान प्राप्त होता है वो होता है R इंटू एफ, और ये जो मान होता है दोस्तों वो होता है मैक्सिमम, सर्वाधिक होता है। ये मान होगा वो दोस्तों सर्वाधिक होगा, अधिकतम मान होगा। तो ये है टो वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसकी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हमने मान बताए हैं। इसके बाद में हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो बल युग्म आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, उससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे बल आघूर्ण के हमारे दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल्स। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, हम हेड पंप के अंदर जो हत्ता होता है वो थोड़ा लंबा रखा जाता है। हेड पंप के अंदर हत्ता लंबा रखने के पीछे जो रीजन होता है वो बल आघूर्ण ही होता है दोस्तों। इसके साथ में जब पेंच की बात करें तो पेंचकस के अंदर जो कसने वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। जो घुमार अपना चाक का प्रयोग करता है, उसको घुमाने के लिए जो डंडे से घुमाता है, उसका जो होल होता है उसकी घूर्णक से दूर रखा जाता है। इसके साथ में जो हमारे दरवाजे या खिड़कियां होती है उनके कब्जे से जो हत्थे होते हैं वो थोड़ी सी अधिक दूरी पर या मैक्सिमम दूरी पर रखे जाते हैं। इन सब के पीछे रीजन क्या होता है दोस्तों वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। हम जानते हैं टो बराबर हमारे पास में होता है आर एफ साइन थीटा, ये हमारे पास में टो का फॉर्मूला है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण टो होता है नियत, तो आर इंटू एफ, आर इंटू
एफ साइन थीटा हो जाएगा नियत। यदि ये वाली वैल्यू नियत है, इसका मतलब है कि R इंटू एफ इन दोनों का गुणा है वो कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का जो गुणा है दोस्तों वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जब आप R इंक्रीज कर देते हैं तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा। जब आप क्या कर देते हैं दोस्तों, R बढ़ा देते हैं, घूर्णक से दूरी बढ़ा देते हैं, तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा। अर्थात बलयुग्म आघूर्ण से संबंधित जो घटनाएं उसमें टो नियत रहता है, R का मान बढ़ाकर हम F को कम कर सकते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखेंगे। पहला जो उदाहरण है वो है कि पानी निकालने के लिए जो हम हैंडपंप में जो हत्था होता है वो अधिक लंबा रखा जाता है। पानी निकालने वाले हैंडपंप का हत्था, पानी निकालने वाले हैंडपंप का हत्था लंबा रखा जाता है। मैंने रीजन बता दिया है क्यों रखा जाता है। हत्था लंबा रखने के पीछे रीजन है कि आपने R का मान बढ़ा दिया, हत्था लंबा हो गया दोस्तों। इस तरीके से जो हैंडपंप होते हैं वो काम करते हैं। इसमें ये यहां पर घूर्णन लगी होती है, ये हत्था होता है, ये यहां पर एक चेन से पानी को पुल खींचने का काम करता है। तो यहां से घूर्णन यहां पर होती है, ये जितना लंबा होगा यहां से दबाने में आसानी होगी। इधर ये R है दोस्तों, ये R है, और यहां से हम लगा रहे हैं F। तो R ज्यादा होगा तो F आपके लिए कम होगा। R आप बढ़ा दीजिए, F को आप कम कर सकते हैं। तो R बढ़ाकर हम F को क्या कर देते हैं दोस्तों? कम कर देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, खिड़की व दरवाजों को खोलने के लिए दूसरा एग्जांपल देखिए। खिड़की व दरवाजों को खोलने के लिए, दरवाजों को खोलने के लिए, खोलने के लिए हत्थे, जो हत्थे होते हैं, हत्थे कब्जों से अधिक दूरी पर रखे जाते हैं, कब्जों से अधिक दूरी पर लगाए जाते हैं। इसका मतलब भी समझ लेना दोस्तों, सेम ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये हमारे पास में कोई इस तरीके से यहां से ये एक कब्जा है किसी दरवाजे का, ये एक दूसरा वाला कब्जा है, तो इसका हत्था यहां पर होता है दोस्तों। ये इस तरीके से दरवाजा है और दरवाजे का जो हम कह सकते हैं किवाड़ या जो खिड़की का हिस्सा है वो इस तरीके से है, और इसको हम कहते हैं कब्जा, जिसके रेस्पेक्ट ये घूमता है, जिसके चारों ओर ये घूर्णन गति करता है। तो इस कब्जे से ये जो हत्था होता है जिससे पकड़कर हम इसको खोलते हैं या बंद करते हैं, वो घूर्णक से अधिकतम दूरी पर रखेंगे। यदि R बढ़ा देंगे तो इसको खोलने और बंद करने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो R बढ़ा देने से हमारे को इसको खोलने बंद करने में आसानी हो जाती है, मतलब बल कम लगाना पड़ता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है पेंच को घुमाने के लिए पेंचकस का हत्था। पेंच को घुमाने के लिए, पेंच को घुमाने के लिए पेंचकस का हत्था चौड़ा रखा जाता है। पेंचकस का हत्था चौड़ा लिया जाता है, रखा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब भी समझ लेंगे आप। ये हमारे पास में कोई पेंचकस है, पेंचकस के अंदर इस तरीके से पेंचकस होता है, तो इसका जो हत्था होता है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा मोटा रखा जाता है ताकि ये आराम से घूम सके। जितना ये इसकी घूर्णक से दूरी जितनी ज्यादा होगी, इसको घुमाने में आसानी उतनी ही ज्यादा होगी। ये R का मान बढ़ जाएगा तो बल आपको कम लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जितना मोटा होगा हमें उतनी ही आसानी होगी। हालांकि उसको एक सीमा से अधिक मोटा भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में घुमाने के लिए सुविधाजनक
होना चाहिए। तो आप इसको मोटा बना देते हैं, इसका मतलब आप R की वैल्यू बढ़ा देते हैं, और जब R बढ़ जाएगा दोस्तों, तो जब R बढ़ता है तो यहां से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि खुमार को चाक घुमाने के लिए, जब खुमार क्या करता है, इस तरीके से खुमार का चाक होता है और यहां पर मटका रखकर मटके का निर्माण करता है, वो इसको एक डंडे की सहायता से, इसमें एक डंडा लगाकर इस तरीके से घुमाने का कार्य करता है। ये यहां पर मटका रखा हुआ है जिसका निर्माण इसकी सहायता से किया जाता है। तो ये जो लकड़ी का एक होल में इसको लकड़ी को डालकर इस बड़े सारे हिस्से को, पहिए को घुमाने का काम करता है। तो यहां से घूर्णक से इस होल की दूरी जितनी ज्यादा होगी, उस खुमार को बल उतना ही कम लगाना पड़ेगा। तो चाक में खुमार के द्वारा प्रयुक्त होल या जो गड्ढा होता है जिसकी सहायता से लकड़ी को घुमाया जाता है, प्रयुक्त होल घूर्णक से अधिकतम दूरी पर रखा जाता है। घूर्णक से अधिकतम दूरी पर रखा जाता है दोस्तों। अब यहां से आप देखेंगे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आप लोगों को बताए, और भी हमारे दैनिक जीवन में हम एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हम इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हमारे व्यवहारिक जीवन के मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे हमारे पास में ये कोई पेड़ है, और इस पेड़ ये यदि सूख गया है तो हम इसको गिराने का काम करते हैं। गिराने के लिए हम एक रस्सी बांधेंगे। देखो, ये यहां से आप रस्सी को अधिकतम ऊंचाई पर बांधेंगे, जितनी हो सकती है इस रस्सी को यहां पर बांधकर यदि हम खींचेंगे तो इसको गिराना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। पेड़ की अधिकतम ऊंचाई पर जब आप रस्सी बांधेंगे तो यहां से ये घूमता है, ये इधर गिरेगा। ये पूरा का पूरा पेड़ है दोस्तों। तो ये इस पेड़ को यदि आप गिराना चाह रहे हैं तो यहां से बांधेंगे तो R की वैल्यू इतनी ही रहेगी। जब आप यहां से रस्सी से बांध देंगे, खींचेंगे, तो R का मान बढ़ जाएगा। R का मान बढ़ जाएगा तो F का मान कम हो जाएगा। इस पेड़ को गिराना आसान हो जाएगा। देखिए, घास काटने वाली या जो रजका काटने वाली जो मशीन होती है, उसमें जो हत्था होता है, जैसे ये आपके पास में रजका काटने वाली मशीन होती है, इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूमती है, तो यहां पर इसके अंदर डंडे लगी होती है जिसे हम हत्था कह रहे हैं। हत्था यहां पर घूर्णक से अधिकतम दूरी पर होगा तो जो बल है वो कम से कम लगाना पड़ेगा। जैसे हम किसी मोटे पत्थर को उठा रहे हैं, तो मोटे पत्थर को उठाने के लिए हम एक सरिये का प्रयोग करते हैं इस तरीके से। ये यहां पर मोटा पत्थर है, तो मोटे पत्थर के नीचे यहां पर एक छोटा पत्थर रख देते हैं। ये छोटा पत्थर भी देखिए इसके इस वाले सिरे पर रखा जाता है। तो घूर्णक से ये हो गई, यहां से ये दूरी R बढ़ा देते हैं। यदि ये पत्थर यहां पर लगाएंगे तो इसको हिलाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये जो पत्थर है वो इसके ठीक पास वाले ये R की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, जिससे बल का मान कम रहे। और जब बल कम रहेगा तो हमें आसानी होगी, इजी वे में हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज में आते हैं, जैसे कैंची है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी सहायता से हम बल आघूर्ण को अपने जीवन में समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों बल आघूर्ण और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।